नमस्कार। आज हम कुछ हाल की घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई खबरें हैं, भारत से भी और दुनिया भर से भी। बाढ़ है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति, तनाव, काफी कुछ चल रहा है। तो कोशिश यही है कि इन अलग-अलग खबरों की तह तक जाएं, समझें कि क्या चल रहा है असल में। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, आज काफी कुछ है हमारे सामने और ये सब अलग-थलग नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इन कड़ियों को जोड़ें, मतलब एक बड़ी तस्वीर देखें। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये क्यों मायने रखता है, इसके असर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर भारत से ही शुरू करते हैं। पंजाब में स्थिति गंभीर है बाढ़ की वजह से, लेकिन एक थोड़ी राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सेहत ठीक हो रही है और उम्मीद है शायद अगले 1-2 दिन में वो ग्राउंड पर राहत के कामों को देखने और डायरेक्ट करने के लिए मौजूद होंगे। हाँ, ये जरूरी भी है। प्राकृतिक आपदा के वक्त लीडरशिप का सामने होना, इसका बड़ा असर पड़ता है, न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर बल्कि लोगों के मनोबल के लिए भी। इस बीच राज्य कैबिनेट ने मीटिंग भी की है राहत और पुनर्वास के लिए, तो मतलब सिस्टम हरकत में है। हाँ, कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 9 सितंबर को दौरा प्रस्तावित है। बिल्कुल, ये भी दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और केंद्र सरकार का ध्यान इस पर है। उम्मीद है ये दौरा सिर्फ सांकेतिक न हो। हाँ, ये अहम है। अक्सर ऐसे दौरे से एक्शन में तेजी आती है ना। हाँ, बिल्कुल। एक तो ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनता है, दूसरा कई बार केंद्रीय सहायता या अतिरिक्त संसाधनों की घोषणा भी होती है। तो उम्मीद तो यही है कि कुछ ठोस नतीजे निकले, पर असल काम तो जमीनी स्तर पर राज्य सरकार को ही करना है। सही बात है। अच्छा, अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। त्योहार का सीजन आ रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ हलचल है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स घटाया है बिक्री बढ़ाने के लिए। छोटी कारें, टू व्हीलर, इन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ये तो काफी बड़ी कटौती है। हाँ, बहुत बड़ी कटौती है। और बड़ी गाड़ियां एसयूवीज, उन पर भी टैक्स कम हुआ है, करीब 40% तक आ गया है इफेक्टिव टैक्स। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये सीधे सीधे कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट देने की कोशिश है, खासकर ऐसे सेक्टर में जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। हाँ, मतलब सरकार चाह रही है कि लोग त्योहारों में गाड़ी खरीदें। बिल्कुल, डीलरों में भी उम्मीद जगी है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये कटौती लागू होगी 22 सितंबर से। ओह, तो अभी नहीं। हाँ, तो कई खरीदार अभी इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि घोषणा और अमल के बीच एक गैप है। इससे बिक्री पर कोई अजीब असर नहीं पड़ेगा, लोग शायद रुक गए होंगे। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में बिक्री धीमी हो सकती है। लोग सोचेंगे कि जब टैक्स कम होने वाला है तो अभी क्यों लें। ये दिखाता है कि पॉलिसी अनाउंसमेंट की टाइमिंग कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कटौती सेक्टर में कोई स्थायी तेज़ी लाएगी, या ये सिर्फ जो रुकी हुई डिमांड थी, पेंट अप डिमांड, उसे कुछ समय के लिए बाहर निकालेगी। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक बूस्टर डोज जैसा है। हो सकता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में और भी दिक्कतें चल रही हैं। सप्लाई चेन, चिप्स की कमी, फिर ईवीज का बढ़ता ट्रेंड। तो क्या सिर्फ टैक्स कट काफी है, ये देखना होगा। सही कहा। अच्छा, इन सब आर्थिक और बाढ़ की चिंताओं के बीच भारत में एक और चीज हुई, एक खगोलीय घटना। 7-8 सितंबर की रात को देश में कई जगह लोगों ने ब्लड मून देखा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, और सुना है कि ये भारत में दिखने वाले सबसे लंबे ग्रहणों में से एक था। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रोज की भाग-दौड़, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब के परे भी बहुत कुछ चलता रहता है। Yes. यूनिवर्स में ये खगोलीय घटनाएं एक अलग पर्सपेक्टिव देती हैं। विज्ञान और प्रकृति का ये नज़ारा कई लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प रहा होगा। शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, लोगों को अपनी रोज़मर्रा के परेशानियों से ध्यान हटाने का मौका मिला हो। सच में एक अलग नजरिया। अच्छा, अब जरा दुनिया का रुख करते हैं। यूरोप में फ्रांस, वहां से कुछ राजनीतिक अस्थिरता की खबर है। प्रधानमंत्री हैं फ्रांसवा बायरो और वो पिछले 2 साल में देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं। चौथा? हाँ, 2 साल में? ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। और अब वो संसद में विश्वास मत का सामना कर रहे हैं। वजह है उनकी $44 बिलियन की विवादास्पद कटौती योजना। और अगर वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये दिखाता है कि राष्ट्रपति मैक्रों का जो दूसरा कार्यकाल है वो कितना चुनौतीपूर्ण है। बहुमत की कमी है, सरकार नाजुक है, और बार बार प्रधानमंत्री बदलना, फिर इतनी बड़ी आर्थिक कटौती पर विश्वास मत, ये फ्रांस के अंदर के राजनीतिक विभाजन और सामाजिक असंतोष को दिखाता है। $44 बिलियन बहुत बड़ी रकम है,
कटौती का विरोध तो होगा ही। और इसका असर सिर्फ फ्रांस तक रहेगा या? नहीं, फ्रांस यूरोप की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी राजनीतिक ताकत है। वहां अगर अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर यूरोपियन यूनियन की नीतियों पर भी पड़ सकता है। तो ये मामला काफी अहम है। देखना होगा विश्वास मत का क्या होता है। अब फ्रांस से चलते हैं लंदन। ब्रिटेन में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वहां आरएमटी यूनियन की हड़ताल चल रही है 5 दिन की। आरएमटी मतलब रेल मरीन ट्रांसपोर्ट यूनियन, और इस हड़ताल ने लंदन अंडरग्राउंड, जिसे ट्यूब कहते हैं, उसे लगभग ठप कर दिया है। हाँ, लाखों यात्रियों को रोज दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल। इन या कहीं और की वजह से। और अमेरिका से जॉब्स के आंकड़े कमजोर आए हैं। अच्छा। हाँ, और इन सब का मिला जुला असर देखिए। तेल की कीमतें उछल गईं 2%, और सोना जिसे सेफ हेवन मानते हैं अनिश्चितता में, वो $3600 प्रति आउंस के पार चला गया। अरे, ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब लंदन की ट्यूब हड़ताल, ग्लोबल टेंशन और यूएस जॉब डेटा, ये सब मिलके सोने की कीमत बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी इंटरकनेक्टेड है, कितनी जटिल है। लंदन एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। वहाँ ट्रांसपोर्ट रुकने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ता है, और जब इसे बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क और मंदी की आशंका से जोड़कर देखा जाता है तो इन्वेस्टर्स सुरक्षित जगह भागते हैं, और सोना पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश है। तो हाँ, एक लोकल घटना ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ मिलकर बड़ा असर डाल सकती है। ये वाकई समझने वाली बात है, लोकल और ग्लोबल लिंक्स। अब एक बहुत दुखद खबर मध्य पूर्व से, यरूशलेम से। वहां रामोथ जंक्शन पर एक बस स्टॉप पर गोलीबारी हुई है। 6 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। अधिकारी इसे मास शूटिंग बता रहे हैं। ये बहुत ही भयानक खबर है, और ये उस क्षेत्र में जो लगातार तनाव और हिंसा बनी रहती है उसकी एक और दर्दनाक याद दिलाती है। ऐसी घटनाएं न सिर्फ उन परिवारों पर कहर बरपाती हैं जो सीधे प्रभावित होते हैं, बल्कि ये शांति की कोशिशों को भी बहुत पीछे धकेल देती हैं। अविश्वास और डर और बढ़ जाता है, समाधान और मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। हाँ, बहुत अफसोसजनक। अच्छा, अब जरा दक्षिण एशिया में देखें, नेपाल। वहां से भी चिंता की खबरें हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर कुछ बैन लगाए थे। उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे जो हिंसक हो गए हैं, और रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कम से कम 11 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 11 मौतें? ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, इन शहरों में अशांति फैली हुई है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आज के डिजिटल युग में सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये कितने संवेदनशील मुद्दे हैं। जब सरकारें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने की कोशिश करती हैं तो अक्सर इसका उल्टा असर होता है। बड़े पैमाने पर नागरिक विरोध भड़क सकता है, जैसे हम नेपाल में देख रहे हैं, और फिर सरकार की प्रतिक्रिया, खासकर बल प्रयोग, वो स्थिति को और बिगाड़ देता है। ये दिखाता है कि स्टेट की सिक्योरिटी चिंताएं और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, इनके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। 11 मौतें जी, ये स्थिति आगे क्या मोड़ लेगी, क्या लगता है? कहना मुश्किल है। ये सरकार के रवैये पे निर्भर करेगा, प्रदर्शनकारियों के संकल्प पर भी। अक्सर ऐसे मामलों में बातचीत की कोशिश होती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अड़े रहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी शायद कुछ भूमिका निभाए, पर मूल मुद्दा वही है, डिजिटल अधिकार बनाम सरकारी नियंत्रण। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी। अब यूक्रेन चलते हैं। खबर है कि रूस ने फिर से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। कीव के पास बिजली घरों पर बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। हाँ, ये रणनीति अब काफी समय से चल रही है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, इनका मकसद सिर्फ मिलिट्री नुकसान नहीं होता, बल्कि आम नागरिक जीवन को अस्त व्यस्त करना होता है, खासकर सर्दियों से पहले। ये यूक्रेनी लोगों का हौसला तोड़ने और सरकार पर दबाव बनाने का तरीका है। और इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि वो इन हमलों से खुश नहीं हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका के अंदर भी अलग अलग राय हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की बातें, भले ही वो अभी सत्ता में ना हो, फिर भी मायने रखती हैं, ग्लोबल डिस्कोर्स का हिस्सा बनती हैं। ये संघर्ष के जटिल अंतर्राष्ट्रीय आयाम को दिखाता है। सही कहा, युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, बयानों में भी लड़ा जाता है। अच्छा, आखिर में चलते हैं अफ्रीका, इथियोपिया। वहां एक बड़ी उपलब्धि हुई है। उन्होंने ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम GERD का औपचारिक उद्घाटन किया है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताया जा रहा है।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैसिव। इथियोपिया के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बिजली, आर्थिक विकास, पूरे अफ्रीका के लिए भी इसके बड़े फायदे हो सकते हैं। लेकिन नील नदी के बहाव में जो नीचे देश हैं, मिस्र और सूडान, उनके लिए ये चिंता का सबब है। उनकी प्रतिक्रिया मिलीजुली है, बल्कि चिंताजनक है। क्यों? क्या चिंता है उन्हें? उनकी चिंता ये है कि इतना बड़ा बांध नील नदी के पानी के फ्लो को कंट्रोल करेगा और उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा, खासकर जब बांध भरा जा रहा है उन शुरुआती सालों में। नील नदी तो मिस्र और सूडान के लिए लाइफलाइन है। उनकी खेती, पानी की सप्लाई सब उसी पर निर्भर है। तो ये दशकों पुराना जो क्षेत्रीय तनाव है पानी को लेकर, उसे और हवा दे रहा है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? कोई समझौता नहीं हो सकता? हल तो हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी में ही होता है। तकनीकी तौर पर शायद ऐसा मैनेजमेंट प्लान बन सकता है जिससे तीनों देशों के हितों का ध्यान रखा जाए, पानी कैसे छोड़ा जाए, कब छोड़ा जाए। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, आपसी भरोसा चाहिए, जो फिलहाल कमजोर लग रहा है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे बड़ी विकास योजनाएं पड़ोसी देशों की चिंताओं से टकरा सकती हैं, खासकर जब पानी जैसा कीमती और साझा संसाधन हो। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, कूटनीति का भी इम्तिहान है। बिल्कुल। तो आज हमने इन खबरों के जरिए दुनिया भर का एक चक्कर लगाया। पंजाब में बाढ़ और राहत के काम, भारत में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश, फ्रांस, लंदन में राजनीतिक और लेबर अनरेस्ट, यरूशलेम और नेपाल में दुखद हिंसा और तनाव, यूक्रेन में चलता हुआ युद्ध, एनर्जी वॉरफेयर, और इथियोपिया में विकास की बड़ी छलांग पर साथ में एक क्षेत्रीय जल विवाद। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब अलग अलग घटनाओं से हम क्या समझ सकते हैं? क्या टेक अवे है? अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो कुछ पैटर्न नजर आते हैं। पहला तो ये कि दुनिया कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। एक जगह की घटना का असर हजारों मील दूर पड़ रहा है। लंदन की हड़ताल, सोने का भाव, फ्रांस की राजनीति, यूरोप पर असर, इथियोपिया का बांध, मिस्र सूडान की चिंता, ये सब जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि अलग अलग देश, अलग अलग समाज कई तरह की चुनौतियों से एक साथ जूझ रहे हैं। प्राकृतिक आपदा है, इकोनॉमिक प्रेशर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सामाजिक विरोध हैं, युद्ध हैं, विकास की दुविधाएं हैं। हाँ, मतलब चुनौतियां हर तरफ हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात, इन चुनौतियों से निपटने के तरीके बहुत अलग हैं। कहीं टैक्स कट रहा है, कहीं लाठी चल रही है, कहीं बातचीत हो रही है, कहीं मिसाइलें गिर रही हैं। जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत विविध हैं। ये वाकई एक जटिल तस्वीर है। ऐसा लगता है कि अस्थिरता और बदलाव यही शायद परमानेंट है। हाँ, कह सकते हैं। और यही शायद आज की बातचीत का एक मुख्य बिंदु है। एक सवाल जो ये सब देखने के बाद मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि इस लगातार बदलते, अनिश्चित और कई बार तनावपूर्ण माहौल में अलग अलग देश और समुदाय वो असल में इन अलग अलग किस्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं, कितने सक्षम हैं। उनकी तैयारी, उनकी रणनीति, उनकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता, ये कितनी कारगर है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, इन चुनौतियों से निपटने के उनके तरीके, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, वो हमारे साझे भविष्य को, हमारे कलेक्टिव फ्यूचर को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।